चलिए, सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। ये प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यदि हम बात करें कि पादप विज्ञान की शाखा कवक में किसका अध्ययन करेंगे, ऑप्शन ए है फफूंद यानी फंगल्स का, ऑप्शन बी है कीट का, ऑप्शन सी है पादप का और ऑप्शन डी है शैवाल का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फफूंद का यानी फंगल्स का अध्ययन कवक शास्त्र में किया जाता है। अब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है कवक का अध्ययन? तो कहिएगा माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। यदि हम कीट के बात करें तो कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? तो कहिएगा एंटोमोलॉजी। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। यदि हम पादप के अध्ययन, तो पादप के अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? तो कहिएगा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप का अध्ययन किया जाता है। यदि शैवाल पूछे, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो कहिएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो शैवाल के अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी डेसिबल में किसका माप किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेशाब में शर्करे का, ऑप्शन बी है खून में हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि का और ऑप्शन डी है वायु में कण का। तो डेसिबल यानी ध्वनि की माप जो होता है ये डेसिबल में किया जाता है। यदि सामान्यतः ध्वनि पूछे, सामान्यतः ध्वनि कितना डीबी होना चाहिए जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो? तो कहेंगे 60 डीबी, 60 डेसिबल होना चाहिए। यदि 140 डीबी है ध्वनि का स्तर तो ये कहेंगे बहुत खतरनाक है। ये किसका होता है? तो कहिएगा जेट विमान का। तो जेट विमान का 40 डीबी ध्वनि स्तर होता है। यदि 90 बात करें, 80 से 90, तो कहिएगा यातायात बस ट्रक का। बस ट्रक का होता है। चलिए, यदि पेशाब में शर्करा का जांच पूछे, यदि आपके पेशाब में शर्करा की मात्रा अधिक है तो इसके लिए जांच कराया जाता है। उस जांच का नाम क्या है? तो कहिएगा यूरेनेलिसिस। यूरेनिलेसिस। यदि आपके पेशाब में शर्करा की मात्रा है तो उसके लिए जांच किया जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु 3 कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन।
तो ये 3 कण से मिलकर बना है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फोटोन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे रक्षणात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी रक्षा करने वाले पदार्थ किसे कहेंगे। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है वसा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन को रक्षात्मक इकाई कहेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो लॉन्चिंग किया जाता है, ठीक है, रॉकेट को जो उड़ाया जाता है, कह रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का तृतीय नियम और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम। यदि हम न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहिएगा न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया। यदि न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो कहिएगा इसे जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो कहिएगा यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए तब तक। यदि हम न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें, न्यूटन के द्वितीय नियम, तो न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है, तो कहिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम बल जो है, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F बराबर m/a। तो यहाँ से बल परिभाषित होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, यदि आर्किमिडीज की बात करें, आर्किमिडीज सिद्धांत, तो कहिएगा पनडुब्बी या जहाज, इसका जो भी मॉडिफाई किया जाता है वो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है ताकि पानी में नहीं डूबे। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण पॉल्यूशन फैलाने वाला है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है डीजल और ऑप्शन डी है केरोसिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन न्यूनतम पॉल्यूशन फैलाने वाला गैस है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, पूछता है एग्जाम में जो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन कहा जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, यानी मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। ऑप्शन ए है मायोसीन, ऑप्शन बी है प्लायोसीन, ऑप्शन सी है ओलिगोसीन और ऑप्शन डी है प्लीटोसीन। तो मनुष्य की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, यदि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। ठीक है, यानी सिंपल क्वेश्चन है कि यदि हम समुद्र के पानी में, ठीक है, समुद्र में यदि
आइसबर्ग तर रहा है, आइसबर्ग यहाँ पे तैर रहा है, तो पूछ रहा है कि जो इस आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ऊपर रहता है कितना, तो कहिएगा 1/10 भाग ऊपर रहता है। 1/10 भाग जो है, 1/10 भाग ऊपर रहता है। और डूबता कितना है ये भी एग्जाम में पूछता है, तो कहिएगा 1/9 भाग, सॉरी कहिएगा 9/10 भाग डूबा रहता है। तो आइसबर्ग के 1/10 भाग ऊपर रहेगा और 9/10 भाग नीचे रहेगा, समुद्र के सतह के नीचे रहेगा। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें किया जाता है? सोडियम को किसमें रखेंगे? ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम है ये वायु के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो इसमें आग लग जाएगा, या पानी के कांटेक्ट में आएगा तो आग लग जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। इसलिए सोडियम को कहाँ रखेंगे? मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। यदि सोडियम के एटॉमिक नंबर पूछे, सोडियम के एटॉमिक नंबर, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कहिएगा 11 होता है सोडियम के एटॉमिक नंबर 11। यदि एटॉमिक मास पूछ ले, एटॉमिक मास तो कितना होगा? तो कहिएगा 23। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? ठीक है, यानी जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरित, इसका भूमिका क्या होता है, कौन सा काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होता है, तो ऑप्शन ए दिया है जल का अवशोषण करता है, ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का अवशोषण करता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्णहरित का काम क्या है? तो कहेंगे प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक चीज होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो तो क्या मौजूद होना चाहिए, क्या क्या मौजूद होना चाहिए? ठीक है, तो क्या क्या कहिएगा? तो कहिएगा कि एक तो हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश। दूसरा में क्या चाहिए? तो कहेंगे दूसरा में H2O चाहिए, यानी पानी चाहिए। ठीक है, तीसरा में क्या कहिएगा? तीसरा में कहिएगा CO2 चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक, तो इतना चीज जब रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? यदि हम इस्पात की बात करें ना, तो इस्पात के गोले में यदि पदार्थ की मात्रा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है वजन कहेंगे, ऑप्शन बी है द्रव्यमान कहेंगे, ऑप्शन सी है घनत्व कहेंगे, और ऑप्शन डी है आयतन कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ में, यदि किसी भी पदार्थ में उसका मात्रा क्या कहलाता है? तो कहिएगा द्रव्यमान कहलाता है। चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है,
जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। जो हार से ना घबराए वही विजेता कहलाए, जो हार से ना घबराए वही विजेता कहलाए, सफलता उसी के कदम चूमे जो खुद पर विश्वास बनाए। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में, बल्ब तो देखे होइएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाएगा। तो जो कांच बना होता है ये किसका होता है। ऑप्शन ए है क्राउन कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है फ्लिंट कांच और ऑप्शन डी है फाइबर कांच। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लिंट कांच। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या कहलाएगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है या द्वितीय उपभोक्ता है या तृतीय उपभोक्ता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई व्यक्ति बकरा का मीट खाएगा तो अब समझिए, यदि हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य के, तो जो मनुष्य होते हैं तो इन्हें हम सर्वाहारी वर्ग में रखे हैं, ठीक है, सर्वाहारी वर्ग में रखा जाता है, सर्वाहारी वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि ये खरपतवार यानी पेड़ पौधे और जानवर भी खाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी में रखा गया है। तो अब समझिए, यदि हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधे खाए उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे में गाय, गाय, उसके बाद भैंस, बकरी, खरगोश और कुछ कीट जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ कीट और मनुष्य, ठीक है, कुछ मनुष्य। यदि द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो जो प्रथम उपभोक्ता को अपना पोषक बनाए, यानी अपना पोषक तत्व बनाए, अपना भोजन ग्रहण करे, उसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। जैसे में देखिएगा शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, उसके बाद मनुष्य, सभी मनुष्य नहीं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो कहेंगे प्रथम उपभोक्ता को जो अपना पोषक बनाए। यदि तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय उपभोक्ता में कहिएगा जो द्वितीय उपभोक्ता को अपना पोषण बनाए, ठीक है, यानी उससे अपना भोजन प्राप्त करे। जैसे में बाज, गीद, ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया, तो कहेंगे जे तृतीय उपभोक्ता है। तो मनुष्य को किस में रखेंगे, तो यहाँ पर है जो व्यक्ति बकरा का मीट खाए, ठीक है, बकरा का मांस खाए, तो उसे द्वितीय उपभोक्ता में, ऑप्शन बी है। यदि शाकाहारी कहे तो प्रथम उपभोक्ता में, ठीक है। चलिए, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। यानी कोई द्रव्य है, ठीक है, तो क्वथनांक से पहले वाष्प में यदि बदल रहा है तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस होता कौन सा है, पहले ही जानिए। ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस जो गैस है कौन कौन है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद जल वाष्प जो है ये क्या है, तो कहेंगे जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो कहेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद कहिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये सभी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए है मीथेन,
ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PYQ प्रश्न है जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है नथुला, ऑप्शन बी है स्पेरिकल, ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है गिल्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गिल्स, जो उसे सांस लेने में सहायक करती है, मदद करती है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके द्वारा, किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? प्रतिध्वनि क्या है? तो कहिएगा इको साउंड। इको साउंड, यदि इको साउंड क्या होता है? तो कहेंगे यदि हम बोल रहे हैं और कुछ समय बाद यानी कुछ सेकंड बाद यदि ये आवाज आपको दोबारा रिटर्न सुनाई दे तो उसी को हम कहेंगे इको साउंड। जैसे में यदि आपके गांव में तालाब हो, आपके गांव में माने इनार हो, इनार, तो उसमें आप बोलिएगा तो कुछ समय के बाद आपका आवाज रिटर्न सुनाई देगा। या आप मूवी में देखे होइएगा, हीरो हीरोइन के नाम धर के पुकारता है, चाहे कहता है तुम कहाँ हो, तो रिटर्न आवाज आएगा उधर से कुछ सेकंड के बाद पहाड़ से टकरा कर कि तुम कहाँ हो। ठीक है, तो ये किसी को कहा जाता है इको साउंड। ठीक, तो ये किसके कारण होगा? तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तन के कारण। और परावर्तन, जब परावर्तन की घटना होगा तो उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो देखिए परावर्तन एग्जाम में पूछता है कि जब परावर्तन की घटना होगा इको साउंड में, यानी आपको दोबारा वो साउंड सुनाएगा, तो उसके लिए कितना मीटर की दूरी चाहिए? तो कहेंगे 17 मीटर। 17 मीटर यानी 55 फीट। तो फीट भी देता है तो 55 फीट भी याद रखिएगा और 17 मीटर भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी बोलने वाला और रिटर्न आवाज आने वाला, ठीक है, जहां से आए तो इसके बीच कितना का दूरी होना चाहिए? तो कहेंगे 17 मीटर के दूरी होना चाहिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यदि फल के रस को आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक सुरक्षित रखना है ताकि खराब ना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड का, ऑप्शन बी है फॉर्मिक एसिड का, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड का और ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट का। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चलिए आप ये नंबर देखिए, एसिटिक एसिड, तो कहेंगे सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कहिएगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो सड़े गड़े फल में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड में कहिएगा मधुमक्खी या चींटी के डंक में, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड का ही नाम है मेथेनोइक एसिड। यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो कहिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। चलिए 19वां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होगी? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जांघ की। अब उस हड्डी का नाम पूछता है तो उस हड्डी का नाम क्या है? तो कहिएगा फीमर। जो फीमर है, जांघ की हड्डी है, ये सबसे लंबी होती है। एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो छोटी हड्डी कौन सी है? तो कहिएगा मध्य कान की हड्डी। क्या कहिएगा? कहिएगा मध्य कान की हड्डी, कान की हड्डी। उस हड्डी का नाम क्या है? तो कहिएगा स्टेपिज। उस हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज नाम है। ठीक है, सबसे
छोटी हड्डी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी रेनबो में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा, यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए है बैगनी का, ऑप्शन बी है पीला के, ऑप्शन सी है लाल का और ऑप्शन डी है नीला के। तो सबसे अधिक जो विक्षेपण है ऑप्शन ए होगा, बैगनी का सबसे अधिक होता है। सबसे कम कहे तो कहिएगा लाल का। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी। तो बल्कनीकरण प्रक्रिया से जो रबड़ बनाया जाता है इसमें सल्फर की मात्रा को मिलाया जाता है, यानी सल्फर मिलाया जाता है। तो इस का खोज किसने किया, तो ऑप्शन ए है जॉन डनलप ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स गुडियर ने, ऑप्शन सी है मैकमिलर ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुडियर ने। ठीक है, चलिए यदि हम 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है 22 नंबर पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं, यानी इकोलॉजी सिस्टम की बात कर रहा है। इकोलॉजी सिस्टम के दो प्रमुख घटक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है खर पतवार और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी है जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन सी है पौधे एवं प्रकाश और ऑप्शन डी है पौधे और जीव। तो इकोलॉजी सिस्टम के दो जो घटक होते हैं उन्हें हम जैविक और अजैविक घटक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाता है, क्या किसका प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि के निवारण के लिए। ठीक है, तो दूरदृष्टि होता क्या है, तो दूरदृष्टि के बात करें तो कहिएगा दूरदृष्टि दोष जो है ये क्या है, तो इसका एक और नाम होता है जिसे कहेंगे हाइप्रोपिया। इसको दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम इसको कहा जाता है हाइप्रोपिया। ठीक है, तो हाइप्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है तो कहेंगे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, नहीं दिखाई देगी। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, तो उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कहिएगा दूरदृष्टि दोष में। और एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए है जस्तीकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है अवकरण और ऑप्शन डी है बहुलीकरण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुट रहा है। अब समझिए यदि लोहे पर जंग लगेगा, क्वेश्चन पूछता है कि लोहे पर जंग लगने से भार में क्या होगा, तो कहिएगा उसके भार में वृद्धि होगा। ठीक है, भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो लोहे पर जंग लगने से भार में वृद्धि है। ये कौन प्रक्रिया है ये भी पूछता है, लोहे पर जंग लगना कौन प्रक्रिया, तो कहिएगा रासायनिक प्रक्रिया। ठीक, क्या कहिएगा, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया लोहे पर जंग लगना। यदि लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो क्या करेंगे, तो कहेंगे जंग को रुकना। तो कैसे रोक सकते हैं, तो कहिएगा जस्ता का लेप करके, जस्ता का लेप करके। ठीक है, तो जस्ता का लेप करके करेंगे तो उसे गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहेंगे, यानी जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कहिएगा जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है एवं लास्ट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान
ह्यूमन ब्लड यानी मानव खून के पीएच मान पूछा है तो कहिएगा 7.4 होता है। ठीक है, तो ये किस नेचर का होगा ये भी एग्जाम में पूछता है तो कहिएगा क्षारीय प्रवृत्ति के होता है, यानी क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना तो कहिएगा 7.4। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन के सेट थे, जितने भी प्रश्न है PYQ प्रश्न है, विभिन्न रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।